वालेकुम एवरीवन। मैं आपको बता रही थी डिजीजेस ऑफ द एक्सटर्नल नोज, जिसमें मैंने आपको मेन नेजल डिफॉर्मिटीज बताई थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ट्यूमर्स। और ट्यूमर्स में मैंने आपको बताया था कंजेनिटल ट्यूमर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें से डर्मोइड सिस्ट हमारा डन हो गया था। डर्मोइड सिस्ट के बाद जो दूसरा कंजेनिटल ट्यूमर है हमारा, दैट इज इनकेफेलोसीलिया मेनिंगो एनकेफेलोसील। ठीक है, ये क्या होता है आपका, मैंने आपको यहाँ पर जिस तरह अभी जब मैं आपको डर्मोइड सिस्ट बता रही थी, मैंने आपको बताया कि ये आपका जैसे नेजल डॉर्सम है ना, ठीक है, आप साइड व्यू से देखें तो मैंने आपको बताया कि उसके बाद होती है आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द नोज, पीछे होता है विच इज एक्चुअली क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, जहाँ से ऊपर आपका ड्यूरा मैटर और फिर पीछे ब्रेन पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ड्यूरा मैटर इज अ मेनिंजी टाइप ऑफ अ मेनिंजीज है, उसके ड्यूरा के नीचे एरेक्नोइड होगा और फिर पाया मैटर होगा और सब कुछ यहाँ पर आपके हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द नोज के एग्जैक्टली ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर क्या होता है हमारे पास कोई जनरल भी बात अगर मैं आपको बताऊं कि कहीं भी अगर बोन में डिफेक्ट आता है या किसी हमारी जगह पर कोई डिफेक्ट आता है, हम नॉर्मली हर्निया किसको कहते हैं, पेट में हर्निया हो जाती है मोस्ट कॉमनली। उसमें क्या होता है आपका कहीं ना कहीं पर हल्का सा डिफेक्ट आता है जहाँ से कोई चीज़ बाहर निकल आती है, हमारा नॉर्मल बॉडी कंटेंट एक डिफेक्ट से बाहर निकल आता है। ठीक है, उसे हर्निया कहते हैं हम। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कहीं बोन में डिफेक्ट रह गया कंजेनिटली, सपोज ये वाली बोन थी जिसने पूरा क्लोज नहीं हो सकी, ये भी नहीं हुई फिर ये भी नहीं हुई, मतलब डिफेक्ट रह गए, तो हमारे पास क्या हुआ कि मेनिंजीज ऑफ ब्रेन को जब देखा, जो इसके ऊपर पड़ी हुई थी, उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक डिफेक्ट है, तो वो फौरन यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है, नोज में। और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ एक और डिफेक्ट है, वो एलोंगेट करते करते इधर से भी निकल आई और स्किन के आपकी जो है वो बाहर की तरफ एक स्वेलिंग के तौर पे प्रेजेंट किया, उन्होंने नोज के ऊपर एक स्वेलिंग के तौर पे प्रेजेंट किया। तो ये जो कंडीशन होती है कि जिसमें आपकी मेनिंजीज और ब्रेन मैटर, मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, खाली मेनिंजीज हो सकता है, मेनिंजीज के साथ ब्रेन मैटर भी आया वो आपका हर्निएट करके किसी भी किस्म के नोज में कंजेनिटल बोनी या का डिफेक्ट की वजह से हर्निएट आउट कर जाए, तो उसको हम कहते हैं एनकेफेलोसील या मेनिंगो एनकेफेलोसील ऑफ नोज। ठीक है, कंजेनिटली ऐसा होता है कि बोन डिफॉर्म होती है और इसकी वजह से ये हो जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या पॉजिटिव होते हैं कि जिस तरह आपको नॉर्मल हर्निया में आप कफ इम्पल्स चेक करते हैं, लाइक पेशेंट से कहते हैं खांसी करें, और खांसी करने पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, तो ये स्वेलिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है हर्निया की। नॉर्मल हर्निया जो पेट की होती है उनमें भी ये होती है इंग्वाइनल रीजन में, यहाँ भी हम पेशेंट को अगर कफ इम्पल्स कराएंगे तो हमारी स्वेलिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द कफ। उसके अलावा ये क्योंकि एक रास्ता था ना जिससे बाहर आई हुई है, तो अगर हम हाथ ऊपर से मारेंगे तो ये रिड्यूस हो जाती है, अंदर चली जाती है, रिड्यूसिबल स्वेलिंग होती है। तो ये इसके पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें लीड करते हैं कि दिस इज द इनकेफेलोसील मेनिंगो इनकेफेलोसील। ठीक है जी, तो ये आपका एक टॉपिक था। इसके बाद हमारे पास होता है अगली चीज, दैट इज ग्लायोमा। अच्छा, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो फिर से वही न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट होती है बिकॉज ज़ाहिर है ये ब्रेन से रिलेटेड बात है, तो इसमें वी हैव टू डील वेरी कॉशियसली। अच्छा जी, तो हमारे पास एनकेफेलोसील के बाद जो आखिरी हमारी कंजेनिटल कंडीशन है जो हमने पढ़नी है, दैट इज ग्लायोमा। ग्लायोमा इज सेम, हमारे पास यही हुआ है, एनकेफेलोसील वाली कंडीशन ही हुई है कि आपका एक डिफेक्ट था, बोनी डिफेक्ट नोज में, जिससे आपका ये मेनिंजीज हर्निएट करके आ गई। और हुआ क्या कि उसके बाद जब वो हर्निएट करके आ गई, एनकेफेलोसील में तो क्या था कि उनका पाथवे पीछे से पूरा सेम मतलब इंटैक्ट था, वो जिधर जिधर से आई थी वहीं पर वो सारा का सारा उसे रिड्यूस किया जाए तो वो रिड्यूस हो जाती थी। ग्लायोमा में क्या होता है कि निप्ड ऑफ हो जाती है। वो निप्ड ऑफ का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो स्वेलिंग आगे हर्निएट करके आती है ये पीछे अपनी स्टॉक से उखड़ जाती है और आगे ही आके रह जाती है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपका कोई ड्यूरा का मैटर हर्निएट करके आपकी किसी नेजल डिफॉर्मिटी में से बाहर स्किन में आपको स्वेलिंग के तौर पे शो हो और पीछे से वो अपनी जो जगह है उसको तोड़ दे या फिर पीछे से उसका वो जो कनेक्शन है वो खराब हो जाए, तो उसको तब हम उसको कंडीशन को कहते हैं कि दिस इज अ ग्लायोमा। ठीक है जी, ग्लायोमा ज्यादा सीरियस होता है इनकेफेलोसील या मेनिंगो इनकेफेलोसील से बिकॉज ये उससे ज्यादा आपकी आगे की कंडीशन बन चुकी होती है और इसको भी आपको न्यूरोसर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, इनकेफेलोसील में एक बात मैं बताना भूल गई कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। अगर आपका जो है वो बिल्कुल, या अगर नोज है ना आपकी, ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा हो कि आपका बिल्कुल नोज के सामने है ऊपर, यानी ये डॉर्सम ऑफ द नोज पे, तो फिर से हम कहते हैं नेजोफ्रंटल वैरायटी। अगर साइड ऑफ द नोज पे हो तो उसे हम कहते हैं नेजो एथमोइड वैरायटी। और अगर क्या होगा इधर ऊपर वाले नोज के पोर्शन में यहाँ पर मीडियल साइड पे हो, लाइक यहाँ पर आपकी आंखें होती है ना, तो आंखों वाली जगह पर यहाँ मीडियल साइड पे, तो उसे हम फिर कहते हैं हमारी नेजो ऑर्बिटल वैरायटी। ठीक है, तो ये उसकी कंडीशन पोजीशन के हिसाब से उनको 3 में हमने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर अब कंजेनिटल ट्यूमर्स खत्म होते हैं, अब हम देखते हैं बिनाइन ट्यूमर्स कौन से हैं। ओके गाइस, सो टॉकिंग अबाउट सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर्स जो हमारे होंगे। अब बिनाइन ट्यूमर्स आपको पता है कि ऐसे ट्यूमर्स हैं जो कि लोकलाइज्ड होते हैं, जो मेटास्टेसाइज नहीं करते और जो कि बहुत फैलते नहीं है। ठीक है,
तो हमारे पास जो बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ नोज है इनका आपके पास एसईक्यू आता है, जिसमें वो आपसे राइनोफाइमा, इसका एक बिनाइन ट्यूमर है जो मैं भी आपको बताती हूँ डिटेल में। राइनोफाइमा के नाम से भी पूरा एसईक्यू आता है, सिनेरियो के फॉर्म में भी आता है। फिर जो उसका दूसरा पार्ट वो देते हैं वो कहते हैं कि इन लिस्ट ऑल द बिनाइन ट्यूमर्स, तो बाकी की सिर्फ लिस्ट मांगते हैं, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन कभी भी नहीं आई। लेकिन राइनोफाइमा जो है ना ये आपका आपकी बुक में भी गिवन है और ये आपसे डिटेल में पूछते भी हैं, तो आपको ये आना चाहिए एसईक्यू, इसका 2-3 दफा रिपीट हुआ है, ठीक है। सो इसके बारे में बात करते हैं। सिंपली इसको राइनोफाइमा भी कहते हैं और इसको हम दूसरा नाम देते हैं पोटैटो ट्यूमर, ठीक है। पोटैटो ट्यूमर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो तस्वीर है ना मैं आपको दिखाऊंगी वो बिल्कुल ऐसे आलू की तरह, ये काफी बड़ी सी ग्रोथ होती है, आपकी नाक के ऊपर होती है, ठीक है जी। अब राइनोफाइमा में है क्या, दिस इज सिंपली एक आपकी कहेंगे ओवर ग्रोथ ऑफ द या हाइपरट्रोफी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ नोज। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो नोज है उसमें वी हैव सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स, जो आपके इनर नोज में भी वेस्टिब्यूल के पोर्शन में प्रेजेंट है और आउटर एक्सटर्नल नोज में तो प्रेजेंट है ही है। सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी हैं। अगर आपके उनमें से जो सेबेशियस ग्लैंड्स है कि जब भी ट्यूमर बनता है तो ट्यूमर का मकसद क्या होता है कि कोई भी नॉर्मल सेल हाइपरट्रोफी हो जाता है या फिर उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड के सेल्स है उनकी हाइपरट्रोफी और उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो हमारे पास जो ट्यूमर बनता है दैट इज योर राइनोफाइमा या फिर योर पोटैटो ट्यूमर, ठीक है जी। इसके बारे में आपने ये बात जरूर याद रखनी है। और ये क्यों सबसे कॉमनली जिसको देखा गया है ना, हमारे पास एक स्किन की कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एक्नी रोजेसी। ये जो एक्नी रोजेसी है ना ये आपकी, जिस तरह आपको पता है बहुत सारी स्किन की कंडीशंस होती हैं। एक्नी इज बेसिकली स्किन कंडीशन, आपको पता है स्किन में आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक्नी रोजेसी भी आपकी एक स्किन की कंडीशन या स्किन की डिजीज होती है जो मोस्टली आपके फेस को इफेक्ट करती है, स्पेशली नोज को, और इसमें भी आपके पिंपल्स और फ्लशिंग और ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो जो अगर जिन लोगों को बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ये स्किन इन्फेक्शन होते हैं ना, उनमें नॉर्मली सेबेशियस ग्लैंड्स इतने ज्यादा हाइपरट्रोफी करने लग जाते हैं नोज में कि वो आपका ट्यूमर बन जाता है, दैट इज राइनोफाइमा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली वो इन लोगों में देखा गया है। तो नजर किस तरह से आता है ये अगर हमें देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि आलू इसलिए पोटैटो ट्यूमर इसलिए कहते हैं बिकॉज इसकी ना बहुत ज्यादा ऐसे स्वेलिंग्स होती है, मल्टीपल स्वेलिंग्स की तरह ऊपर काफी बड़ा सा ये नोज पे बन जाता है, पिंक कलर का लॉबुलेटेड सा मैच होता है। लेकिन बात हुई है कि बिनाइन है, लोकलाइज्ड रहता है। जरा सा भी नॉर्मली पेशेंट का ये बनना शुरू होता है तो पूरी तौर पर मेडिकल एडवाइस इसलिए सीख करते हैं बिकॉज देखने में ये काफी बुरा है और हमें इसको ट्रीट किस तरह करना है, दिस इज जस्ट लोकलाइज थिंग। हम इसको नाइफ से एक्सरसाइज करके सारे को निकाल भी सकते हैं या फिर आजकल जो क्रायो सर्जरी और दूसरे तीसरे मेथड्स आए हुए हैं लेजर सर्जरी के, उससे भी रिमूव हो सकता है। इसकी शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफा। ये आप देखिएगा जरा, ये आपका राइनोफाइमा की टिपिकल पिक्चर है जो कितना बड़ा हुआ है, इट इज अपेयरिंग जस्ट लाइक अ पोटैटो की तरह की ना, ऐसे बड़ा सा बना हुआ है, तो इस वजह से इसको राइनोफाइमा पोटैटो ट्यूमर कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी है इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आपने एससीक्यू के हिसाब से तैयार करना है। बाकी जो बिनाइन ट्यूमर्स है ना ये सारे आपके वही ट्यूमर्स हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं और इनकी आपको हाली लिस्ट भी याद हो तो भी इट्स फाइन। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं जो पेपिलोमा होते हैं आपके स्किन वॉर्ड्स होते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होते हैं आपका, ठीक है। पेपिलोमा वायरस होता है, उससे आपकी स्किन पे छोटे छोटे से ना वॉर्ड्स से बन जाते हैं, तो उसको पेपिलोमा कहते हैं। अगर नोज पे बन जाएंगे तो नेजल पेपिलोमा हो जाएगा। फिर हमारी ये जो कंडीशन है हिमैंजियोमा, हिमैंजियोमा आपको पता है कि अगर थोड़ी सी जो कैपिलरी है वो आपका मतलब स्वेल हुई भी हो और स्किन के नीचे नजर आ रही हो हमें, तो उसे हिमैंजियोमा कहते हैं। ये भी एक बिनाइन कंडीशन होती है, बच्चों में ज्यादा कॉमन है, खुद ही ठीक हो जाती है। पिगमेंटेड नेवस, आपके मेलानोसाइट्स जो है ना, आपके पिगमेंट सेल्स जो है उनमें अगर बिनाइन ट्यूमर बन जाए यानी उनकी बिनाइन ओवरग्रोथ हो जाए तो पिगमेंटेड नेवस होता है। फिर आपका स्वेट ग्लैंड का जो ट्यूमर है वो डेवलप हो सकता है, जिस तरह सेबेशियस ग्लैंड का ये था तो स्वेट ग्लैंड का कोई और हो सकता है। एंड न्यूरोफाइब्रोमा अगर आपकी नर्व्स का जो है वो नर्व फाइबर्स का ट्यूमर हो, लेकिन नॉट दैट मच कॉमन, ठीक है। बस इसकी लिस्ट आपने ध्यान में जरा सी रख लेनी है और राइनोफाइमा को आपने अच्छे से कर लेना है। फिर हम आते हैं हमारे मलिग्नेंट ट्यूमर्स पे। अब मलिग्नेंट ट्यूमर्स पे ना पहले मैं आपको बताऊंगी अबाउट बेजल सेल कार्सिनोमा। दो ही हमारे बेजल सेल एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, आप इसको अपनी जनरल पैथोलॉजी में भी बहुत दफा पढ़ते हुए आए हैं कि ये दो ट्यूमर्स हैं और इंतहा की इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें से आपका जो सबसे पहले एमसीक्यू आता है फ्रॉम योर बेजल सेल कार्सिनोमा के दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर, ठीक है। मोस्ट कॉमन मलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ नोज है आपका बेजल सेल कार्सिनोमा, तो इस वजह से आपने ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है। और बेजल सेल क्या होते हैं आपको पता है कि हमारे पास जो स्किन में ना जर्म सेल्स होते हैं बेसिकली, मतलब जो कि अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स हैं, पूरी स्किन की बात करिए, मतलब बेसल सेल कार्सिनोमा सिर्फ नोज में नहीं होता, ये स्किन में कहीं भी हो जाता है। और जब भी होगा तो ये आपके जो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स होते हैं जिनमें एडिपोसाइट, सेबेशियस और 2-3 कंपोनेंट्स मिले भी होते हैं, अगर इन सेल की मलिग्नेंट ओवरग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो वो फिर आपकी स्किन में अपेयर होती है एज अ बेजल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। इनके बारे में जो आपने कैरेक्टरिस्टिक बात याद रखनी है ना कि अगर ये कभी आपको ऑस्पी की तस्वीर में भी आए
या फिर अगर आपको कभी सिनेरियो SCQ में आए, क्योंकि ये मैं बता भूल ये SCQ में आता होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट SCQ, 3-4 दफ़ा रिपीट हुआ है, मतलब ये काफ़ी दफ़ा रिपीट होने वाला SCQ है, जिस तरह राइनोफाइमा SCQ में आता होता है। सो इसमें क्या आपने याद रखिए कि इसके हमेशा जो अल्सर बनता है इसका, वो नॉर्मली सिनेरियो में ये देते हैं कि आपका एक अल्सर बन गया विद इंड्यूरेटेड मार्जिन, मतलब अंदर मुड़े हुए उसके किनारे हैं और अल्सर बना है, ठीक है। तो ये जो अल्सर विद इंड्यूरेटेड मार्जिन है ना, ये आपकी बेसल सेल कार्सिनोमा से रिलेटेड बात है, इसको आपने हमेशा अपने जहन में बिठा के रखना है। उसके बाद हमारे पास ये ज़्यादातर जो है आपकी जो कॉमन साइट है इसकी, या तो ये नोज़ की टिप पे होता है या फिर उसकी टिप के जो साइड पे आपकी एला होते हैं वहाँ पर ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है, और काफ़ी स्लो ग्रोइंग है। बेशक ये मेलिग्नेंट है लेकिन ये स्लो ग्रोइंग है, और पेशेंट को जब थोड़ा सा ये पेयर होता है, अभी उसकी कोई इतनी ग्रोथ टू द बॉडी या सिस्टम में नहीं हुई होती, तभी ये डायग्नोज हो जाता है, और इट कैन बी ट्रीटेड बाय क्रायो सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो इस वजह से ये जल्दी हमें पता चल जाता है। नोड इसका जो हमारे कहते हैं ना लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसिस, वो भी बहुत कम है और ग्रोथ भी बहुत स्लो है, इस वजह से हमें इसके ट्रीटमेंट रिजल्ट्स बेटर मिल जाते हैं। इसके ऑपोजिट जो हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये सेकेंड मोस्ट मैलिग्नेंट कंडीशन है पेशेंट में, ठीक है। कोई भी ट्यूमर के हिसाब से भी देखा जाए तो भी, और नोज के ट्यूमर्स के हिसाब से देखा जाए तो भी, ठीक है जी। ये जनरल भी बात ये है कि अगर जनरली भी आप देखें तो मोस्ट कॉमन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, और सेकंड मोस्ट कॉमन आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपको पता है जो हमारे स्किन है सारी की सारी, दैट इज लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो सेल्स है हमारे, वो स्क्वेमस एपिथेलियम बेसिकली मतलब स्क्वेमस सेल से मिलकर बना हुआ है। उन सेल्स में अगर आपकी मैलिग्नेंसी शुरू हो जाए, मैलिग्नेंट ओवरग्रोथ शुरू हो जाए, तो वो लीड करता है आपकी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। ज़्यादातर ये आपका ओल्डर एज ग्रुप में होता है। इसमें जो आपने कैरेक्टरिस्टिक बात याद रखनी है, जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के सिनेरियो में आपके आती है, वो ये कि रोल्ड आउट एजेस होते हैं। इसमें क्या था, किनारे अंदर मुड़े हुए थे, इंड्यूरेटेड या रोल्ड इन एजेस थे, और इसमें आपके रोल्ड आउट बाहर की तरफ मुड़े हुए किनारे होते हैं अल्सर के। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंशिएटेड बात है, और इसकी भी ट्रीटमेंट आपकी रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी वगैरह से हो जाती है। तीसरा आपका एक है मेलानोमा, जो आपके मेलानोसाइट्स का अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए, लेकिन ये बहुत बहुत अनकॉमन है, लीस्ट कॉमन वैरायटी है, इस वजह से इतना कोई खास हमें इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सर्जिकली इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल नोज की तो डिजीज खत्म होती है, वेस्टिब्यूल की मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। अभी तक कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।